बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे, जो कि स्वात रीजन्स के ऑथेंटिक स्लाइड से बनाया गया है। आज के सब्जेक्ट में हम स्वात रीजन के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कोर्स कंटेंट्स हैं, जिनको हम जो है वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सूडान केमिस्ट था, जिसने जॉन्स जैकब बेर्ज़ेलियस उसका नाम था। उसने 1838 में जो है प्रोटीन को जो है वो नाम दिया था। ये जो नाम है ये इन्होंने डिराइव किया था ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। यानी इसमें हम सबसे पहले कार्बन को जो है वो नंबरिंग करते हैं। तो जो कार्बन राइट साइड से स्टार्ट होता है, हम उसको जो है अल्फ़ा बीटा गामा जैसे लफ्ज़ देते हैं, और जब हम आर ग्रुप की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हम उसको वो लफ्ज़ देंगे। अब अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ही कार्बन है, तो इसलिए ये हमारे पास अल्फ़ा एमाइनो एसिड है। यहाँ पर जो हमारे पास आर ग्रुप अटैच है, यानी इसमें आर ग्रुप हमारे पास एक्स है। तो सबसे पहले हमने ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने जो है वो कंसिडर नहीं करना, हमने अपना कार्बन जो है यहाँ से कंसिडर करना है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा हो गया और बीटा, ये सेकंड कार्बन पर आर ग्रुप अटैच है, तो ये बीटा एमाइनो एसिड होगा। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा, यहाँ पर थर्ड जो है कार्बन पर अटैच है। तो ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर हमारे पास एमाइनो ग्रुप आर ग्रुप अटैच है, तो वहीं से जो है वहीं तक जो है वो हम उसको नाम देंगे। अब हमारे पास इसमें कुछ इसेंशियल है और कुछ नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल्स हमारे पास ये होती हैं कि ये हमारी जो है बॉडी में जो है वो सिंथेसाइज नहीं होती, ये इसको हम थ्रू डाइट जो है वो लेते हैं, जिसमें हम KWTV फिल्म के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। आगे हम इन हर एक अमाइनो एसिड का जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो उसमें जो है लाइसिन, ट्रिप्टोफन, थ्रियोनिन, वैलिन, फिनाइल एलिलीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन। तो ये हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जो कि बॉडी की नीड है, तो उसको हम डाइट में लेते हैं। इसके बाद ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यानी ये हमारी बॉडी में इतने सफिशेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं कि इसको हमें जो है वो डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एलेनिन, अर्गिनिन, एस्पर्गिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, सीरीन, प्रोलीन, टायरोसिन। तो ये सारे जो है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। अब सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड ये वो अमाइनो एसिड होंगे जो कंडीशनली इसेंशियल होंगे। यानी ये जो है इस तरह होगा कि ये नॉन इसेंशियल होंगे, लेकिन ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी, चाहे वो रैपिड ग्रोथ है, इलनेस है, स्ट्रेस है, इसमें जो बॉडी की डिमांड होगी वो इन अमाइनो एसिड की तरफ जो है वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाएगी, और इनकी जो है प्रोडक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इस तरह की सिचुएशन में जो है हमारे पास जो है बॉडी तो इतनी इस कैपेबल नहीं होती कि वो बॉडी की हाई डिमांड को कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए फिर हमें जो है डाइट में भी जो है उन अमाइनो एसिड्स को लेना पड़ता है। उसके बाद अर्गिनिन जो है ये एक सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी में इतना सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है कि हमारे बॉडी को डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर स्ट्रेस आ गया है, इलनेस आ गई है, तो इसकी एक एडिशनली इसको हमें डाइट में लेना पड़ता है, ताकि हम बॉडी की नीड को जो है वो फुलफिल कर सकें। हिस्टडीन हमारे पास एक अदर एग्जांपल है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की। तो ये अडल्ट में जो होता है हमारे पास नॉन इसेंशियल होता है, लेकिन इन्फेंट्स और ये वो इंडिविजुअल जिनको हेल्थ कंडीशंस जिस तरह यूरीमिया एक किडनी डिसऑर्डर है, अगर इंडिविजुअल्स को ये डिसऑर्डर हो जाए, या इन्फेंट या जो नॉर्मल इन्फेंट है, इन दोनों सूरतों में जो है हमारे पास हिस्टडीन की जो है एक हैवी डिमांड आती है, जिसको फिर हमें डाइट में भी लेना पड़ता है। अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्स। तो अब जो है अगर हमने जो अमाइनो एसिड का डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, उसके एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, और एक तरफ हाइड्रोजन है। अब जो आर ग्रुप था हमारे पास, उसमें जो है डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को नाम देंगे। अगर चौथी साइड पर भी हमारे पास एच ग्रुप आ गया, तो वो हमारे पास ग्लाइसिन है, और अगर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया, तो वो एलेनिन है। अगर हमारे पास उस मिथाइल ग्रुप के जो है उसके साथ OH अटैच हो गया, तो वो सीरीन है। उस मिथाइल ग्रुप के OH में से O को निकाल दो, S को ऐड कर दो, तो वो सिस्टीन बन जाएगा।
मेथियोनिन में हमारे पास जो है 3 मिथाइल ग्रुप शामिल हो जाता है और एक एस ग्रुप जो है शामिल हो जाता है, तो इसको हम मेथियोनिन कहते हैं। इसको आप डिफरेंट टर्म्स में, शेप्स में याद कर सकते हैं। जिस तरह जो है इन्होंने टुकड़े करके आपको समझाया है, आप उस तरीके से याद कर सकते हैं, या डायरेक्ट एक स्टोरी की तरह जो है वो याद कर सकते हैं। अगर मेरे सजेशन पे करें तो आप लोग इसको एक स्टोरी की तरह ही याद रखें, यानी इससे लाइन बाय लाइन जो है इसको सोचे कि अगर एक ओ निकल जाए और एस लग जाए तो ये सिस्टीन बन जाएगा। फिर 3 मिथाइल ग्रुप और एक एस आ जाए तो वो मेथियोनिन बन जाएगा। तो इस तरह अगर आप लोग डिफरेंट स्टोरीज के तौर पर इसको याद रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह फिनाइल एलेनिन, अब एलेनिन जो है वो बजाते खुद एक ऐसा अमाइनो एसिड था जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच था। अब जब इसके साथ ये जो हमारे पास आपको गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं। इनमें हमारे पास जो है डबल सिंगल बॉन्ड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके 6 साइड्स होती हैं, 6 कार्बन रिंग होती है ये। तो इसके 3 साइड्स डबल पेयर होते हैं और 3 साइड्स सिंगल पेयर होते हैं। तो जब ये इस एलेनिन के साथ मिल जाता है तो ये फिनाइल एलेनिन बना लेता है। जब इस फिनाइल एलेनिन के ऊपर OH लग जाए तो ये टायरोसिन बन जाएगा। और अगर इसके साथ हाफ रिंग अटैच हो जाए, OH की जगह हाफ रिंग अटैच हो जाए बेंजीन रिंग की, तो वो ट्रिप्टोफन बन जाएगा। और इसके साथ जो है हमारे पास अगर एमाइनो ग्रुप्स का और इजाफा हो गया तो ये हिस्टिडीन बन जाएगा। वेलिन में हमारे पास जो है 2 मिथाइल ग्रुप शामिल होते हैं और एक हमारे पास जो है C बॉन्ड H जो है वो अलग होता है। तो इसमें हमारे पास जो है 2 मिथाइल ग्रुप और एक CH अलग होगा, तो वो वेलिन होगा। अब इसमें जो है हमारे पास एक कार्बन जो है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक तरफ OH अटैच हो जाएगा, तो वो थ्रीओनिन जो है वो बन जाएगा। अब ल्यूसिन में जो है हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और जहां पर हमारे पास जो है OH था तो वहां पर अगर एक और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो ल्यूसिन बन जाएगा। अब आइसो का वर्ड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्ट समझना है कि ये जो ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन है। अब आइसो का मतलब इसी वजह से यहाँ पर यूज हुआ है कि ये ल्यूसिन की तरह ही होता है, लेकिन जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाती है तो वो उसका जो है वो आइसोटोप बन जाता है, आइसोमर बन जाता है। तो ये देखिए ल्यूसिन में जो है हमारे पास यहाँ तक तो सब बिल्कुल सेम है कि उसके एक तरफ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है। इसकी जो अरेंजमेंट है वो है तीनों साइड पे मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन है। अब इसमें भी आइसोल्यूसिन में भी हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, लेकिन इनकी जो है डिफरेंट अरेंजमेंट है, इस वजह से ये हमारे पास आइसोल्यूसिन कहलाता है। एस्पर्टिक एसिड, एक तो ये C जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक मिथाइल ग्रुप होगा और ये जो है OH के साथ बनाएगा। ग्लूटामिक एसिड में उसी तरह C डबल बॉन्ड O और OH बनाएगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा, एस्पर्टिक एसिड में एक मिथाइल ग्रुप है और ग्लूटामिक एसिड में 2 मिथाइल ग्रुप है। एस्पार्गिनिन में जो है हमारे पास जो है जो OH है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा अमाइनो ग्रुप से, तो वो एस्पार्गिन बन जाएगा। और जब ग्लूटामिक एसिड से जो है एक OH रिप्लेस्ड हो जाए अमाइनो ग्रुप, तो वो ग्लूटामीन बन जाएगा। लाइसिन में जो है हमारे पास 4 कार्बन और एक अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाए तो वो लाइसिन कहलाते हैं। आर्गिनिन में देखिए हमारे पास एक आर शेप ये बनाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है 3 मिथाइल ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप जो है कार्बन के साथ अटैच होते हैं और दूसरी तरफ फिर एक और अमाइनो ग्रुप और एक और जो है 2 अमाइनो ग्रुप जो है साथ में अटैच हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक अमाइनो ग्रुप के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक अमाइनो एसिड के साथ एक अमाइनो ग्रुप के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये आर्गिनिन बनाता है। प्रोलीन में हमारे पास जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो सिंपली अटैच हो जाते हैं और साथ में जो है NH का एक ग्रुप अटैच हो गया। अब अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड जो है वो डिफर होते हैं R ग्रुप में। अब चिरैलिटी क्या होती है? चिरैलिटी ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स की वो टेंडेंसी होती है जिसमें जो है ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो है ये काज नहीं कर सकते, यानी जो मिरर इमेज होती है ये इनके जो है बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आती, तो ये चिरैलिटी होता है। सिवाय ग्लाइसिन के जिसमें उसका जो R ग्रुप होता है वो H ही होता है, इस वजह से वो जो है जो अमाइनो एसिड का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, यानी उसमें एक कार्बन है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम है और एक तरफ जो है
अमाइनो ग्रुप है और फोर्थ तरफ जो है वो साइड चेन आर ग्रुप है। अब ये आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा, तो इस वजह से ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना सकेगा। इनको हम एनंट्यूमर्स बोलते हैं। ये जो एनंट्यूमर्स होते हैं ये लिवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म बनाते हैं, जो स्पेसिफिकली ग्लाइसरल अल्डेहाइड के साथ जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब लिवो और डेक्स्ट्रो ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होती हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो है हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस के थ्रू जो है वो अरेंज होंगे। इनका टेंडेंसी ये होगी कि ये जो है अमाइनो एसिड्स के वो टाइप होंगी जिसमें सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बनेगी। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास जो है ये जो लिवो अमाइनो एसिड्स हैं ये जो है इससे ज़्यादातर कंपोजिशन यहाँ से शुरू होती है, यानी ये चिराइल सेंटर है कार्बन जो है। अब हमारे पास जो हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं इनको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। तो इसमें जो अमाइनो एसिड जिनके साइड में जो है हाइड्रोफोबिक साइड चेन जिनका है उनमें हमारे पास एविल एम यानी एलेनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, ये हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड है। अब जिन अमाइनो एसिड में हमारे पास एरोमेटिक रिंग्स थी यानी बेंजीन रिंग थी उनको हमने एरोमेटिक अमाइनो एसिड में कहा, जिसमें फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान आ गया। अब चार्ज अमाइनो एसिड जिनके जो लास्ट चेन होगी वो चार्ज होगी। अब जो पॉजिटिव होंगे वो आर्गिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन होंगे। जो नेगेटिव होंगे वो हमारे पास एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होंगे। अब पोलर अमाइनो एसिड, अब ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें हमारे पास जो साइड चेन होती है वो पोलर अनचार्ज होती हैं। तो इनमें हमारे पास सीरीन, थ्यूरीन, एस्परगिन और ग्लूटामिन हमारे पास जो है वो इसमें आता है। अब वो स्पेशल अमाइनो एसिड जिनमें स्पेशली हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाए तो वो हमारे पास स्पेशल अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिक यानी इनके जो फंक्शंस होते हैं वो ये बाकी अमाइनो एसिड से बिल्कुल डिफर हो जाते हैं। इस वजह से हम उनके लिए हमने एक अलग क्लास जो है वो बनाई है जिसको हम जो है स्पेशल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। इनमें हमारे पास ग्लाइसिन, प्रोलिन, सिस्टीन और सिलिनोसिस्टीन जो है ये शामिल हैं। अब हमारे पास बात करते हैं पेप्टाइड्स और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलकर जो है पेप्टाइड्स बनाते हैं, यानी अमाइनो एसिड के कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास पेप्टाइड्स हैं। ये बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स, क्योंकि ये डाई, ट्राई, टेट्रा, ओलिगो ये मिलकर जो है हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन से जो है छोटे होते हैं। अब ज़्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसमें दो अमाइनो एसिड के दरमियान में होगा। इसके एक अमाइनो ग्रुप ने जो है दूसरे अमाइनो एसिड के जो है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो है प्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर बनाया होगा, यानी उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसने रिसीव किया होगा। और एज कंपेयर टू उसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अमाइनो एसिड के साथ जो है डी प्रोटोनेटेड ग्रुप बनाया होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस कर रहा होगा। तो इसमें एट अ टाइम जो है पॉजिटिव चार्ज भी होगा और एट अ टाइम नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इस वजह से इसको हम ज़्यूट्रॉन्स बोलेंगे। अब वो पॉइंट, ये एक पीएच की वो वैल्यू होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की जिसमें वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, यानी वो जो है बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल हो जाते हैं। यही वो पॉइंट होता है, यही वो पीएच होता है जिस जो अमाइनो एसिड जो है जिसमें ज़्यूट्रॉन फॉर्म में जो है वो बन जाता है, यानी ज़्यूट्रॉन फॉर्म जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो जब ये इक्वल हो जाए तो वो इस पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि प्रोटीन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स है, हमारे मसल से लेकर एंजाइम्स, हार्मोन्स, वाटर बैलेंस, पीएच को मेंटेन रखना, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों में हमारे पास प्रोटीन्स का अपना अपना जो है वो रोल है। इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जो है प्रिकर्सर यानी इनका मेन इंग्रेडिएंट है। इनके बगैर न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन जो है वो नामुमकिन है। तो ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये इनकी प्रिकर्सर भी है। फिर ये क्या करते हैं कि वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो है वो लेकर जाते हैं। कुछ अमाइनो एसिड हमारे पास ब्रेन के लिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि वहाँ तक मैसेज जो है सेंड और रिसीव हो सके। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ये जिनके प्रिकर्सर होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एबल होते हैं ताकि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी जो है वो पास कर सके। तो इन केस इन शॉर्ट हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास वाइटल मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं।
अब हम डिफरेंट जो हमने अमाइनो एसिड पढ़े थे, अब हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है एलेनिन आता है, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के लिए ज़रूरी है। इसमें बीटा एलेनिन आता है, जो बेसिकली पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 और कोएंजाइम ए का एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूट पार्ट है उसका, जो कि एक वाइटल कैटलिस्ट है हमारे पास बॉडी में, यानी ये इंजाइमेटिक एक्शन जो है परफॉर्म करता है। आर्गिनिन जो है ये हमारे पास जो है कैंसर जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है वो स्टॉप करता है, यानी बेसिकली ये इम्यून फंक्शन जो है वो इन्हेंस करता है। इसके अलावा ये थाइमस ग्लैंड के जो है साइज और एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि जो टी लिम्फोसाइट्स है उसकी वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह ये जो है मेन की स्टेरिलिटी, यानी इनफर्टाइल मेन को जो है ट्रीट करने में भी यूज़फुल है। जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयर के लिए, मसल मेटाबॉलिज्म के लिए, अमाइनो एसिड वेट लॉस के लिए, ये जो अमाइनो एसिड है ये वेट लॉस के लिए भी ज़रूरी है। और साथ साथ ये पेंक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है ताकि ये इंसुलिन को रिलीज करे। जब बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये इंसुलिन को सिग्नल मिलता है, वो स्टिमुलेशन होती है, तो उसके नतीजे में इंसुलिन सिक्रीट करता है पेंक्रियाज, तो वो जाता है और ग्लूकोज के अपटेक को ज़्यादा कर लेता है। तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्लड से कम हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज अपने लेवल पर आ जाता है। एस्पार्गिन जो है इसका CNS के बैलेंस में एक अहम किरदार आता है। ये बॉडी को जो है ओवरली नर्वस और ओवरली कामनेस से बचाता है। हमारे लिए ना ज़्यादा एक्साइट होना अच्छा है और ना ज़्यादा काम होना। अगर हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे तब भी जो है हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को इफेक्ट पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा काम हो जाए, इसमें क्या होगा कि इसमें अगर इमोशंस को एक्सप्रेस ना किया जाए तो वो इमोशंस फिर इंसान की हेल्थ को जो है वो डैमेज करते हैं। इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड स्टेमिना को इंक्रीज करता है, फैटीग को जो है ठीक करने में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह ये जो है ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज होता है। सिस्टीन जो है डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल टॉक्सिन को। ग्लूटामिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामिन जो है ये मोस्ट अबंडेंट फ्री अमाइनो एसिड होते हैं जो मसल्स ऑफ द बॉडी में जो है वो पास हो सकते हैं। ग्लूटामिन हमारे पास एक ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास ब्रेन फिल्म बनाते हैं। यानी ये जो है साथ साथ जो है लिवर के लिए भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसी तरह ग्लाइसिन जो है ये मसल डीजनरेशन को भी रिटार्डेड करते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होते हैं, बाइल एसिड्स की, और जितने भी हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइसिन एक इम्पॉर्टेंट है। हिस्टडीन जो है ग्रोथ के लिए और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, आइसोल्यूसिन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए भी जो है ज़रूरी है। लाइसिन जो है प्रॉपर ग्रोथ और बोन डेवलपमेंट चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को जो है वो ज़्यादा करता है, यानी उसको मेंटेन रखता है। मेथियोनिन जो है ये फैट्स की ब्रेकडाउन के लिए, और जब ये ब्रेकडाउन करता है तो उसकी वजह से जो फैट्स होते हैं वो लिवर्स और आर्टरीज में जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होते, यानी वो उस ब्लड फ्लो को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते ब्रेन, हार्ट और किडनी की तरफ। फिनाइल एलेनिन जो है ये दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन आता है। ये हमारे पास मूड को एलिवेट कर सकते हैं, पेन को डिक्रीज करते हैं, मेमोरी में इजाफा करते हैं, लर्निंग में, और इस तरह एपिटाइट को सप्रेस करते हैं। प्रोलीन जो है ये स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। सीरीन जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड फैटी एसिड्स करता है। इसी तरह मसल की ग्रोथ करता है और हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। ट्रिप्टोफन हमारे पास विटामिन B3 नियासिन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ये जो B3 है, B2 है, B5 है, B9 है, B12 है, इनके आपने जो है ये नाम याद रखने हैं, ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास टायरोसिन आता है। टायरोसिन बेसिकली प्रिकर्सर होता है न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन का, जो कि मूड और अदर थिंग्स के लिए जो है, जो हमने पीछे पढ़े उनके लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। इसमें वेलिन आता है जो कि मसल की मेटाबॉलिज्म, टिश्यू रिपेयर और प्रॉपर नाइट्रोजन बैलेंस के लिए जो है वो ज़रूरी है। तो ये आपके डिफरेंट हार्मोन, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट फंक्शन है जो कि आप लोगों ने जो है वो याद रखने हैं। अब प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये पॉलीमर्स हैं, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने हैं। इनके स्ट्रक्चर जो है या ग्लोबुलर है और या फाइब्रस ग्लोबुलर, दोनों एक ही हैं, तो ये इनमें फोल्ड होते हैं। इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन है। अब प्रोटीन्स के जो है वो इम्पोर्टेंस और फंक्शंस क्या है,
तो बेसिकली ये हमारे बॉडी के हर पार्ट में अपना किरदार अदा करते हैं, चाहे वो सेल स्ट्रक्चर है, चाहे वो मसल्स में है एक्टिन मायोसिन के तौर पे, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में है हेमोग्लोबिन के तौर पे, या चाहे एंटीबॉडीज़ में है, चाहे वो एंजाइम्स हैं, चाहे वो रिसेप्टर्स हैं। डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में जो है ये अपना किरदार अदा करते हैं। अब हमारे पास आती है क्लासेस या टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। टाइप वन के में जो है हम इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करते हैं। अब कुछ वो प्रोटीन्स जो कि मोटिलिटी यानी मूवमेंट में मदद करते हैं, जिसमें ट्यूबुलिन वगैरह आते हैं, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कोलेजन आता है, बॉडी टिश्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। फाइब्रिन जो है ये एक स्पाइडर वेब बनाता है वेट को बर्दाश्त करने के लिए। केराटिन नेल्स और हेयर्स को बनाता है। एंजाइम इसका एक फंक्शन है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को हमारे पास कैटलिस्ट, जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे पास सब प्रोटीन से मिलकर बने हैं, तो वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो है स्पीड अप करते हैं। ट्रांसपोर्ट में ये मॉलिक्यूल्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है हेमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल में आते हैं। हार्मोन्स जिसमें इंसुलिन है, तो ये डिफरेंट सेल्स के टाइप्स में डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे और वहाँ उस फंक्शन को या स्टिमुलेट करेंगे और या इनहिबिट करेंगे। सेल सरफेस पे जो है ये पाए जाते हैं डिफरेंट लेबाइल सेल्स के शक्ल में, इंसुलिन सेल की शक्ल में, या मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की शक्ल में। यानी जितना भी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है इम्यून सिस्टम में, तो वो सारा प्रोटीन से मिलकर बना है। एज अ न्यूरोट्रांसमीटर तो ये सिग्नलिंग का काम करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स है तो ये एंटीबॉडीज़ होंगी, जो भी फॉरेन मटेरियल होगा उसको पकड़ेंगे और उसको इंजेस्ट कर लेंगे। या पॉइजन यानी ये वो केमिकल्स होते हैं जो डिफेंस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, जिस तरह कैस्टर ऑयल जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स हैं। अब टाइप 2 में हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, जिसमें सिंपल प्रोटीन्स हैं, यानी ये सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, जिसमें अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन वगैरह आते हैं। कंजुगेटेड में क्या होता है कि यही पॉलीपेप्टाइड चेन जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, अगर ये न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हुआ है तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बना लेगा, ग्लाइकोजन के साथ अटैच हुआ है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बना लेगा। और डिराइव प्रोटीन बेसिकली इन्हीं सिंपल प्रोटीन्स में, जिसमें हमारे पास जस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स शामिल थी, ये उन्हीं के जो स्ट्रक्चर होता है उसको डीनेचर कर लेगा, या एंजाइम्स की मदद से या केमिकल एजेंट्स की मदद से। जिस तरह पेप्टाइड्स को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो प्रोटियोसिस हमें प्रोडक्ट में देगा, और अगर उसको हम एंजाइम के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो बदले में हमें पेप्टॉन्स देगा। तो ये हमारे पास डिराइव प्रोटीन्स कहलाते हैं। हमने प्रोटीन्स को जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जो है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी ये जो है वाटर को जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। स्किन में, टेंडन में, बोन्स और टेंडन बोन टू मसल अटैचमेंट को बोलते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू बोन अटैचमेंट को। आप अपने नर्सिंग के 4 साल में जो है टेंडन और बोन्स जो है टेंडन और लिगामेंट को बार बार सुनेंगे। तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। इसमें हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, अब ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होगा, यानी ये वाटर में जो है वो डिसॉल्व होगा। अब हमारे पास कुछ लेवल्स है, यानी ये सिंपल लेवल से जो है कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जो है वो अब जा रहा है। इसका जो फर्स्ट लेवल है वो हमारे पास देखिए बिल्कुल लीनियर जो है वो चेन पड़ा हुआ है, यानी इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है ब्रांच नहीं है, सिंपल चेन है, अनब्रांच्ड है और लीनियर चेन जो है वो पड़ी हुई है। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी वही वाली बात कि इसमें बिल्कुल लीनियर चेन होगा। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अपनी एक सीक्वेंस के साथ जो है वो पड़े हुए हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में हमारे पास बेसिकली अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स जो हैं ये मिल जाती हैं। ये हमारे पास 2 कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। इनमें जो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, यानी ये एक एस टाइप शेप बनाता है, जिसमें जो प्रोटीन चेन होती है वो कॉइल्ड होती है, यानी ये गोल गोल हुई होती है दूसरे अमाइनो एसिड के ऊपर। तो और इसकी जो इंटरेक्शंस होती हैं वो अमाइनो एसिड साइड चेन्स के साथ जो है वो इसकी अट्रैक्शन होती है, यानी ये टोटल 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पर टर्न ऑफ द हेलिक्स जो है ये बनाता है।
इसके बाद आप लोगों ने ये जो वैल्यूज है इसको याद रखना है। अब इसके दूसरे स्ट्रक्चर में हम बीटा शीट, ये एक प्लान शीट होती है जिसमें जो प्रोटीन चेन होती है वो एक्सटेंड हुई होती है और इसने एक शीट लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाया होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें शामिल होते हैं जिसमें एक अमाइनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, इन दोनों के दरमियान में जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड जो है शामिल होता है। इनकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये प्रोटीन का जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रोटीन्स के फंक्शन में भी जो है ये हेल्पफुल साबित होते हैं। दूसरा, ये प्रोटीन को स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो हमारे पास अल्फा स्ट्रक्चर है ये कॉइल स्ट्रक्चर है और ये बीटा है जो बिल्कुल शीट्स टाइप जो है ये बना रहा है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक अमाइनो एसिड के कार्बोनिल यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के जो है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ जो है वो है। इस तरह ये अल्फा हेलिक्स वही जो हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये शामिल होता है और ये कॉइल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। अब हमारे पास जो है बीटा शीट्स हैं, इनमें एक हमारे पास पैरेलल है और एक हमारे पास एंटी पैरेलल है। अब पैरेलल में जो है आप गौर करें तो ये इसका सी टर्मिनस है और एक इसका एन है और एक इस तरफ भी इसका सी है और एक इसका एन है और दोनों के दरमियान में जो है हमारे पास OH बॉन्डिंग जो है वो शो की गई है। तो ये हमारे पास पैरेलल शीट्स हैं। अब एंटी पैरेलल शीट में जो है ये सी और ये एन, ये तो उसी तरीके से है लेकिन इसका जो दूसरा अमाइनो एसिड होगा ये इसके साथ उल्टा अटैच होगा, यानी इसका जो एन है वो इस साइड पे होगा और इसका जो सी है वो इस साइड पर होगा। तो ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं। आगे जब हम इसके मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये ज्योमेट्रिकली ऑर्डर होता है। इसमें जो है जो शेप काज होती है वो बेसिकली उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से होती है। अब मैं आपको जो है एंटी पैरेलल और पैरेलल जो है वो करती हूँ। अब जो हमारे पास पैरेलल होते हैं, यानी अगर आप लोग जो है वो इसको गौर करें तो इसमें जो है हमारे पास दो पैरेलल हैं और दो एंटी पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास ये जो दो हैं ये दोनों जो है ये ऊपर की साइड पर हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पैरेलल है और ये दोनों जो है ये नीचे की साइड पर है, ये भी हमारे पास जो है ये पैरेलल है। अब एंटी पैरेलल में क्या होगा कि एक साइड ऊपर जा रही होगी और एक साइड नीचे आ रही होगी, जिस तरह हमने इस शेप में पढ़ा कि इसमें जो होगा इस टर्मिनल एंड पॉइंट पर जो है वो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम स्ट्रक्चरल मोटिव्स की तरफ। ये हमारे पास बेसिकली वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है ये बनाता है, इसलिए हम इसको जो है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब मोटिव्स जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल मोटिव से मिलकर बना होता है, इस वजह से इसके जो है बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो हम ज़्यादातर जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बीटा हेयर पिन्स, अल्फा हेलिक्स हेयर पिन्स और बीटा अल्फा बीटा मोटिव्स हमारे पास हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये जो हमारे पास हेलिक्स लूप हेलिक्स होगा, अब ये क्या होगा, एक इसमें अल्फा हेलिक्स होगा फिर ये लूप बनाकर जो है दोबारा से हेलिक्स बन जाएगा। अब बीटा और अल्फा और बीटा, अब ये क्या होता है हमारे पास, जिसमें अब ये हमारे पास पैरेलल है क्योंकि ये दोनों जो है ऊपर की साइड पर जा रहे हैं। ये बीटा है फिर ये अल्फा बन जाता है, कॉइल हो जाता है और दोबारा से ये बीटा हो जाता है। और हेयर पिन में जो है जब हमारे पास बीटा एंटी पैरेलल हो जाए तो उसको हम हेयर पिन बोलते हैं। और ग्रीक की में जब हमारे पास दो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाएं तो वो ग्रीक की जो है वो बना लेते हैं। ये हमारे पास उसी जो हमने पीछे जो ये वाले स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ये हमारे पास इसी की थ्योरी है, फिर आप लोग इसको याद रखें। अब हम बात करते हैं अपने टर्शरी स्ट्रक्चर की। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास उसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जब एक 3 डायमेंशनल वहाँ पर जस्ट मोटिव चेंज हो रहा था तो उसको हमने सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोला। यहाँ पर जो है पूरा जितना भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट होती है वो मुकम्मल तौर पर असेंबल हो जाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में मिल जाते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिल जाती हैं जो कि एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। अब हमारे पास जो है आर ग्रुप का इंटरेक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ भी आएगा, हाइड्रोफोबिक
वंडरवॉल्स इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक और आयोनिक बॉन्ड। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो हम उनको पढ़ेंगे। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाaternary स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, तो हमने 3 स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट किए। तो सबसे पहले अभी हम क्वाaternary स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास सिंगुलर एक फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये हमारे पास जो है 4 सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जब ये 4 जो है आपस में मिल जाएं या इस 4 के ज़्यादा भी जो है वो आपस में मिल जाएं, तो ये क्वाaternary स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप करते हैं। तो इसमें की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है तो वो हमारे पास आती है हेमोग्लोबिन की। ये देखिए, ये डिफरेंट लेवल्स को जो है मिलाया गया है। ये प्राइमरी लेवल था, ये सेकेंडरी लेवल जिसमें इसने एक अल्फा हेलिक्स बनाया है और एक बीटा शीट। इसमें टर्शरी में यही बीटा और अल्फा आपस में मिक्स्ड हो गए हैं। शीट्स और अल्फा हेलिक्स दोनों एक तो 3D डायमेंशनल असम्बली हो गई है इनकी। और क्वाaternary में जो है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा 4 या 4 से ज़्यादा अमाइनो एसिड चेन जो है वो आपस में मिल जाए। अब जो हमने फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स पढ़े, ये वही बात है कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं उनको हम स्क्लेरोप्रोटीन्स बोलते हैं। ये केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन और इनमें पाए जाएंगे। ये वो प्रोटीन्स होंगे जो कि पानी में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। इसमें केराटिन है, कोलेजन है, इलास्टिन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको डायग्राम के थ्रू दिया गया है। इनकी जो शेप होगी वो लॉन्ग प्रोटीन फिलामेंट्स की तरह, यानी तार जिस तरह होती है, एक रॉड शेप होती है, तो ये उसी तरीके से होंगे। इनका जो फंक्शन होगा वो स्ट्रक्चर और स्टोरेज के साथ होगा। सॉल्युबिलिटी जो है ये वाटर इनसोल्यूबल होंगे, यानी ये वाटर में जो है ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। इनका जो चेन्स होंगी वो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होंगी। इसी तरह जो है हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपस में क्रॉस लिंक्स करते हैं चेन्स में, जिसको फिर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो आ जाता है। यानी जब हमारे पास डिफरेंट की चेन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो बन जाता है। ये डीनेचर नहीं होते एज कम्पेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब कोलेजन जो है हमारे पास, जो हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा, तो अब कोलेजन क्या है? ये एक फ्लैश कनेक्टिव टिश्यूज़ है वर्टिब्रेट्स का। ये बहुत ज़्यादा तादाद में मैमल्स में पाए जाते हैं। तकरीबन हमारा जो जितना भी होल बॉडी प्रोटीन कंटेंट है उसमें से 25 से 35% हिस्सा जो है वो कोलेजन बनने में लगता है। ये जो है फाइब्रस टिश्यूज़ में एज अ टेंडन यानी बोन टू मसल अटैचमेंट, लिगामेंट बोन टू बोन अटैचमेंट और स्किन में जो है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं जो कोलेजन है। इसी के अलावा कॉर्निया, कार्टिलेज, बोन, ब्लड वेसल्स यानी बॉडी के जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये पाए जाएंगे। अब गेलेटिन जो है ये यूज किया जाता है आर्टिफिशियली फूड इंडस्ट्री में। ये भी एक कोलेजन है जो कि हाइड्रोलाइज इरिवर्सिबली हाइड्रोलाइज हो सकता है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्रिपल हेलिक्स होगी, यानी इसमें हमारे पास 2 आइडेंटिकल चेन्स होंगी अल्फा 1 और अल्फा 2 की। इसमें जो है जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन कंटेंट है वो हाई होगा और इसके जो मोस्ट कॉमन मोटिव्स हैं या मोस्ट कॉमन शेप्स हैं वो ग्लाइसिन प्रोलीन, एक्स है ग्लाइसिन, एक्स हाइड्रोक्सी क्लोरीन है। एक्स हमारे पास कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है ग्लाइसिन के अलावा, प्रोलीन के अलावा और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के अलावा। बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है। अच्छा, अब बात करते हैं इलास्टिन की, जो कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो है वो पाया जाता है। ये हमारे पास एक की कंपोनेंट होता है इलास्टिक फाइबर्स का, जो कि स्किन, लंग्स, ब्लड वेसल्स में जो है ये पाया जाएगा। ये इलास्टिसिटी जो है ये प्रोवाइड करेगा, यानी ये जो है जो स्किन होती है वो स्ट्रेच होती है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो आ जाती है। अगर हमारी स्किन को कोई पिंच करे तो वो जो है वो अपनी पोजीशन में वापस आएगी, तो वो बेसिकली इलास्टिन की वजह से होता है, क्योंकि ये स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ये वर्टिब्रेट्स की बॉडीज़ में वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होता है जहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो सके। इसमें हमारे पास जो है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जिस तरह ग्लाइसिन और प्रोलीन है ये शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है ये मोबाइल हाइड्रोफोबिक रीजन्स बनाते हैं, जो कि बेसिकली लाइसिन रेसिड्यूज का आपस में जब क्रॉस लिंक होता है उसकी मदद से जो है ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स बनाते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। अब ये स्फेरो प्रोटीन्स होंगे, ग्लोब लाइक होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे
और ये कोलाइड बनाएंगे, यानी ये बबल टाइप जो है बनाएंगे, कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे किसी भी सोल्यूशन को। कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो सस्पेंशन के पार्टिकल से जो है वो बड़े छोटे होते हैं और सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, यानी ये उनके दरमियान का होता है। तो ये वो बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अलावा जो है ये उन स्पेसिफिकली उन प्रोटीन्स को कहते हैं जिनमें ग्लोबुलिन फोल्ड जो है ये शामिल होता है। इनकी जो मॉलिक्यूलर होती है वो एपोलर होते हैं, यानी ये जो है हमारे पास हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे। और आप लोगों ने इनका ये मेन डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि फाइब्रस जो हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं और जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं तो वो हमारे पास जो है हाइड्रोफिलिक हैं। अब इनके फंक्शंस में क्या आएगा, ये एज अ एंजाइम, एज अ मैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टर्स, अमाइनो एसिड्स के स्टॉक्स बिल्डअप करने में, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो अपने रेगुलेटरी रोल्स जो हैं वो मेंटेन रखना है। उसके जो है हमारे पास फंक्शंस हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में, तो ये इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास हेमोग्लोबिन आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी जिसमें ग्लोबिन का जो है वो फोल्ड आ जाए तो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहलाता है। जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं जो हैं जो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो ग्लोबुलर शेप में होते हैं। ये सेल टू सेल सिग्नलिंग का काम भी करेंगे। इसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन जो है ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स का ही जो है एक एग्जाम्पल है। जो वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है ये हमारे पास सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अब ये यहाँ तक थी आज के वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अगर जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।